2024-25 को लेकर के पीएफएमएस पे जो रिजेक्ट स्टेटस है उनका समाधान क्या है, यानी वो रिजेक्ट स्टेटस कैसे वेरीफाई होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस चल रहा है उसका लास्ट वीक चल रहा है, क्योंकि 31 मार्च जो होती है स्कॉलरशिप को लेकर के उसकी लास्ट डेट होती है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पीएफएमएस पे रिजेक्टेड शो हो रहा है। वहीं दूसरी समस्या ये है कि नो रिकॉर्ड फाउंड अपडेट कब होगा। तो इसको लेकर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड वालों का अपडेट कब होगा, पीएफएमएस पे रिजेक्ट का मतलब क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पेमेंट फेल दिखाता है। पेमेंट फेल क्यों दिखाता है, पेमेंट सक्सेस क्यों दिखाता है, नो रिकॉर्ड फाउंड क्या है और पीएफएमएस पर रिजेक्टेड का समाधान क्या है। डियर स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी भी कमेंट का रिप्लाई पता हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उनका आंसर पता होता है। तो अगर आपको उस कमेंट का जवाब पता है तो आप उसका रिप्लाई दे दिया करिए, जिससे उन स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी और को पता हो, वो आपके उसका रिप्लाई दे दे। तो इस तरह से कमेंट का रिप्लाई देते रहिए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि एक फॉर्म है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे तो जो रिजेक्ट हुआ है वो 11 मार्च 2025 को रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है। ये चीज़ें ऐसे। अब रिजेक्ट कैसे होगा, रिजेक्ट जैसे अब आप मैंने बता दिया है रिजेक्ट हुआ है, किसी किसी का अपडेट हुआ है, किसी किसी का वैलिडेटेड है। तो ये चेक कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चेक करना स्टेटस को पता है कि हम स्टेटस कैसे चेक करते हैं, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं तो उनको ये चीज़ें पता नहीं होती। तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप भी वीडियो को देख लीजिए पूरा। देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। वहाँ पे आप ये लिखेंगे जब pfms.nic.in, इतना लिखने के बाद में आपके पास जो है वो एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि ऑफिशियल पेज है। और हमेशा आपको अपना इसका स्कॉलरशिप का स्टेटस हो या कोई भी स्टेटस हो ऑफिशियल साइट से करना चाहिए। इस पर आपको सर्च करेंगे, सर्च करके थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नो योर पेमेंट, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर और जीएसटी ट्रैकर। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको चेक करना है। बहुत बार आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैटेगरी में आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करना है और डीबीटी स्टेटस। अब डीबीटी स्टेटस चेक करना है तो कैसे करना है, इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट, दोनों आपको चेक करना होता है। तो देखिए, अगर आपको चेक करना है कि आपका जो स्टेटस है वो रिजेक्टेड है या अपडेटेड है या वैलिडेटेड है, रिजेक्ट है या फिर वैलिडेट है या फिर अपडेट है, तो इसके लिए आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको पता है कि हमारा स्टेटस तो वैलिडेटेड है, वेरीफाई हो चुका है, तो उसके लिए आपको पेमेंट पे चेक करना है कि आपकी पेमेंट कितनी आएगी और कितनी नहीं आएगी। और जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड शो कर रहा है चेक करने पे, उनको भी यहीं से चेक करते रहना है अपने स्टेटस को। मैं बताऊँगा नो रिकॉर्ड फाउंड को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। फिर आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। और ये वैलिडेशन स्टेटस जो है ये यहाँ पे रिजेक्टेड है और ये अमाउंट शो कर रहा है। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ कि भले ही आपका क्यों ना ये अमाउंट सही शो हो रहा हो यहाँ पे, लेकिन जो रिजेक्टेड के साथ अमाउंट शो होता है वो आपकी स्कॉलरशिप नहीं होती है। वो कभी कभी आपकी सही भी हो जाती है, वही स्कॉलरशिप आ जाती, लेकिन मैक्सिमम रेयर केस में ये सही नहीं होती है। जब आपका स्टेटस अपडेट होता है, जैसे इनका 11 मार्च की डेट में रिक्वेस्ट डाली और 11 मार्च की डेट में ही इनका रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें 11:50 पे रिक्वेस्ट डाली और 11:59 पे रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्ट हुआ, थोड़े दिन बाद ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके नहीं, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप धीरे धीरे अपडेट कर देते हैं। फिर से देखेंगे सेम यही फॉर्म 12 मार्च की डेट में इन्होंने रिक्वेस्ट डाली और 12 मार्च के बाद इनका फॉर्म जो है वो 14 मार्च को वेरीफाई हो गया, ठीक है। 14 मार्च को इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई इनका 14 मार्च की डेट में वैलिडेशन हुआ था। पेमेंट कब शो करने लगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये लिख के इनका पेमेंट स्टेटस भी आ गया। क्या लिखा है, बैंक रिसीव 22 मार्च 2025, इनका बैंक से जो है वो रिसीव हो गया है। अब इनकी स्कॉलरशिप वो है, ये दिखा रही है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। देखिए, मैं आपको बताऊं जिनका बैंक से रिसीव हो गया है उनका जो पैसा है वो जल्द ही आ जाएगा, 22 मार्च की डेट में आ जाएगा। या जैसे देखिए 22 मार्च में जिनका अपडेट हुआ है उनके एक प्रॉब्लम हो सकती है
कि 22 मार्च को भी आ सकता है और वो स्टेटस जिनका अपडेट होके ऐसे शो कर रहा है। तो अगर 22 मार्च को आपका पैसा नहीं आता, क्योंकि 22 मार्च क्या है, आपका शनिवार है, अगर पेमेंट आपकी बैंक से लग गई होगी आपके अकाउंट में तब तो आपकी आ जाएगी 22 मार्च को। लेकिन अगर आपके अकाउंट में नहीं लगी तो 22 मार्च को ना आकर के फिर ये 23 को भी नहीं आएगी, सीधे आपके अकाउंट में 24 मार्च को आ जाएगी। लेकिन जिनका बैंक से रिसीव हो गया है उनकी पेमेंट ये 100% कन्फर्म हो चुकी है कि उनकी जो पेमेंट है वो आ जाएगी। अब पेमेंट कितनी आएगी, तो आपका जो वैलिडेटेड स्टेटस होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये वैलिडेटेड स्टेटस है, इसके साथ जो यहाँ पे पेमेंट्स होती है वही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो पेमेंट है, मैंने बताया ना कि तो रिजेक्टेड वालों को मैंने बता दिया कि रिजेक्टेड वालों को डे बाय डे अपने आप अपडेट हो जाता है और अपने आप ये इनको कुछ नहीं करना होता है। ये सिस्टम से क्या होता है कि जैसे PFMS जो है उसका सॉफ्टवेयर जो है उससे ऑटोमेटिक ये अपडेट होकर के रिजेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक वैलिडेटेड होकर के आपका सही हो जाता है। बस आपकी NPCI और DBT एक्टिव होनी चाहिए, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपका NPCI और DBT एक्टिव है तो ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनकी पेमेंट जो है वो इनकी स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट का स्टेटस जैसे देखेंगे तो ये पेमेंट स्टेटस यहाँ पे जहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा होता है वहाँ पे जैसे देखेंगे इनका 28 फरवरी की डेट में ही आई थी, बट बैंक से 28 फरवरी को रिसीव हुई थी, तो इनका जो फॉर्म है पेमेंट फेल है, वो इनकी पेमेंट फेल हो गई थी कब, 28 फरवरी को ही। देखिए इनका 28 जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, बैंक से रिसीव है 22 मार्च की डेट में, तो 22 मार्च वाले का पैसा 22 मार्च को ही आ गया होगा। अगर 22 मार्च को नहीं आ पाया है तो आप परेशान मत होइएगा, आपका पैसा जो है वो 24 मार्च को आ जाएगा, क्योंकि 23 मार्च को जो है वो आपका संडे है, इस वजह से जो पैसा है वो नहीं आएगा अगर आपका 22 को नहीं आया तो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पैसा 22 को लग जाएगा तो उनका पैसा आ जाएगा, जिनका 22 को बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया जाए अकाउंट में उनका पैसा 23 को भी आ सकता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स जिनका 22 को रिसीव है उनका 24 तक उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब जिनका पेमेंट फेल हो गया है, जैसे ये तो पुराना स्टेटस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जिनका पेमेंट फेल हो जा रहा है, तो पेमेंट फेल होने के लिए आपको देखो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया था कि देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कि आधार नंबर से सीडेड बैंक खाते में NPCI मैपिंग अनिवार्य है। हर एक वीडियो में आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर आपकी NPCI एक्टिव नहीं है तो आपकी पेमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। सीडिंग ना होने पर छात्र का आवेदन पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य से संबंधित बैंक शाखा अनिवार्य रूप से कार्य कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना होगी। इसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। 24-25 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार सीडेड बैंक खातों में किया जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपकी जो NPCI है वो एक्टिव होना कंपलसरी है, जिनके NPCI एक्टिव नहीं होगी उनकी पेमेंट नहीं आएगी। वहीं पे कहा गया है कि छात्र अपने आधार सीडेड बैंक खाते को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। यानी जो आपका अकाउंट है उससे आप उसमें पैसे जमा करते रहिए और निकालते रहिए। अगर हमेशा नहीं निकालना, बस 3 महीने के अंदर अंदर में 3 माह के अंदर में आपके जो बैंक है उससे आधार के माध्यम से आपका पैसा निकाला गया हो, वहीं पे आपके में ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक अकाउंट होता है तो किसी किसी अकाउंट में क्या होती है कि एक दिन का ट्रांजैक्शन की लिमिट लगी होती है कि भैया आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ही आ पाएंगे और 50,000 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। अब स्टूडेंट का कहना है मेरा 8-10 हज़ार रुपये आते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, जैसे B.Tech हो गया, B.Ed हो गया, ये बड़े बड़े कोर्स M.Tech वाले, इनका जो है वो 1-1 लाख रुपए स्कॉलरशिप आती है। तो इनके में अगर ये चीज़ें लगी हुई हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट लगी हुई है उनके अकाउंट में अगर, तो क्या होगा, उनका पेमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। और अगर आपका पेमेंट फेल हो गया और पेमेंट फेल होने के बाद दोबारा से यूपी स्कॉलरशिप जो डिपार्टमेंट है उसके पास आपका पेमेंट दोबारा से चला गया तो स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी, ये आप समझ लीजिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसीलिए अपने अकाउंट को एक्टिव बनाए रखें और जिनका पेमेंट फेल हो गया है वो एक बार अपना दोबारा से NPCI एक्टिव करा के बैंक अकाउंट कर लें। मे भी है कि उनका पैसा आ जाए दोबारा से। ओके डियर स्टूडेंट, तो जिनका अब नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है उनका भी जो है वो 22 मार्च की डेट में अपडेट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का 22 मार्च की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो अपडेट हो करके नो रिकॉर्ड फाउंड के बाद उनकी पेमेंट जो है वो शो करने लगी है। तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, हो सकता है कि आपका भी नो रिकॉर्ड फाउंड से हट के अपडेट हो गया हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।